बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दरखास्त जमानत दायर कर दी है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्तदा की गई है जाली अकाउंट्स केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की जाए, नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। जाली अकाउंट्स केस में अब तक तलबी के 3 समन मौसूल हो चुके हैं। मालूम नहीं कि मेरे खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं, नैब किसी भी इंक्वायरी में गिरफ्तार कर सकता है, जमानत दी जाए। दरखास्त में चेयरमैन नैब और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। आसिफ जरदारी ने नैब से मुकदमात की तफसीलात के हसूल की भी दरखास्त कर दी। नुमाइंदा न्यूज़ ज़िशान सईद हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अभी तक क्या डिटेल्स हैं जी, आगाह कीजिएगा। कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट में गिरफ्तारियों के डर से आखिरकार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उसकी हमशीरा फरियाल तालपुर ने भी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की जानिब से 5 दरख्वास्तें दायर की गई, जिसमें 4 दरख्वास्तें जो है वो कबल गिरफ्तारी से पहले जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई, जबकि एक दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि नैब ने अभी तक कितने मुकदमे जो है वो मेरे खिलाफ दायर किए, उनकी तफसीलात से जो है आगाह करें। दरख्वास्त में आसिफ अली जरदारी ने ये इस्तदा की है कि मुझे मालूम नहीं कि अब तक मेरे कितने के खिलाफ केसेस हैं और किस किस केस में जो है मुझे गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे गिरफ्तारी से रोका जाए, नैब को चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। और फरियाल तालपुर ने भी यही कहा कि जो जमानत दायर की गई उसमें, क्योंकि वो पहले से जमानत पर है, इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी है और कुछ दिन बाद जो है उनकी जमानत जो है वो किस दिन में आज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने भी आज 2 दरख्वास्तें दायर की, एक में मुकदमात की तफसीलात के लिए और दूसरी कबल जमानत गिरफ्तारी के लिए भी उनकी दरख्वास्त है। जी ज़िशान, फरियाल तालपुर आसिफ जरदारी अलग अलग दरखास्त जो है वो दायर की गई है दोनों की जानिब से। आसिफ अली जरदारी ने 4 दरख्वास्तें दायर की, जिसमें 5 दरख्वास्तें, जिसमें एक जो है वो तफसीलात के मुताबिक, जो 4 दरख्वास्तें हैं वो जाली बैंक अकाउंट के हवाले से दायर की गई, जबकि फरियाल तालपुर ने भी 2 दरख्वास्तें दायर की, जिसमें एक तफसीलात के हवाले से और दूसरी जो दरख्वास्त है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए है। जी कुल 7 दरखास्तें दोनों की जानिब से दायर की गई हैं जाली अकाउंट्स केस के हवाले से। शुक्रिया, अभी तक की डिटेल्स दी आपने। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी से बचने के लिए जो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी है उसकी दरखास्त भी की गई है, ये इस्तदा की गई है। जबकि आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो मज़ीद 4 दरखास्तें दी गई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन से केसेस हैं, किस किस केस में गिरफ्तारी हो सकती है, ये तमाम तर तफसीलात नैब की जानिब से फराहम की जाएँ। जाली अकाउंट्स केस में 5 दरखास्तें आसिफ अली जरदारी की जानिब से और 2 दरखास्तें फरियाल तालपुर की जानिब से दायर की गई हैं। और अब बात करेंगे कारवाने भुट्टो की। पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च जारी है। कारवाने भुट्टो नवाब शाह स्टेशन से सखर रवानगी के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ट्रेन मार्च की क़यादत कर रहे हैं। कारवां आज दोहर, बांदी, बुछीरी, शिकारपुर, सखर से होता हुआ गढ़ी खुदाबख्श पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ट्रेन मार्च से खिताब भी करेंगे। आपको आगाह करें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारवां का दूसरा रोज़ है। पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च जारी है। कारवाने भुट्टो नवाब शाह स्टेशन से सखर रवानगी के लिए तैयार है। कारकुन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ट्रेन मार्च की क़यादत कर रहे हैं। कारवां आज दोहर, बांदी, बुछीरी, शिकारपुर, सखर से होता हुआ घड़ी खुदाबख्श पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ट्रेन मार्च से खिताब भी करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब किया जाएगा। कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इससे कबल भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी जिस स्टेशन पर भी बिलावल भुट्टो पहुंचे, इस कारवां का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, नारे बुलंद होते रहे और मुख्तलिफ मकामात पर बिलावल भुट्टो ने खिताब भी किया। नवाब शाह में बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च। बांदी रेलवे स्टेशन पर गुलाम मोहम्मद फाटक के करीब रेल की पटरी की मरम्मत का काम जारी है, जिसके बायस मार्च का दोबारा आगाज ताखीर का शिकार है। रेल की पटरी कमजोर होने की बरवक्त इत्तला पर इंतजामिया हरकत में आ गई और फौरी तौर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च बांदी रेलवे स्टेशन से गुजरना था, लेकिन अभी नवाब शाह में बिलावल भुट्टो का ये ट्रेन मार्च बांदी रेलवे स्टेशन पर गुलाम मोहम्मद फाटक के करीब पटरी की मुरम्मत के काम की वजह से ताखीर का शिकार है और अभी कुछ मजीद ताखीर भी हो सकती है। रेल की पटरी कमजोर होने की बरवक्त इत्तला पर इंतजामिया हरकत में आ गई, फौरी मुरम्मत का काम शुरू करा दिया गया।
بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کاروان بھٹو ٹرین مارچ کا دوسرا دن نوابشاہ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو کی ریلوے اسٹیشن آمد سے قبل بم ڈسپوزل عملے نے کاروان ٹرین اور ریلوے اسٹیشن کی چیکنگ کی ہے۔ بلاول بھٹو کراچی سے نوڈیرو تک 36 اسٹیشنوں پر مختلف مقامات پر خطاب کریں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز عمران کاشف سے۔ عمران بتائیے گا کاروان کن کن مقامات پر رکے گا اور کارکنان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں؟ نوابشاہ ریلوے اسٹیشن پہ موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو کاروان ٹرین مارچ موجود ہے، جس کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن نوابشاہ میں پیپلز پارٹی کے جیالے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ ہی گھنٹے کے بعد بلاول بھٹو زرداری نوابشاہ سے نوڈیرو کے لیے روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نوابشاہ رات 1 بجے پہنچے ہیں، جنہوں نے زرداری ہاؤس میں قیام کیا۔ ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، نثار کھیڑو اور دیگر پیپلز پارٹی کے اہم رہنما موجود تھے۔ 36 اسٹیشنوں پہ بلاول بھٹو زرداری اپنا کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ آگے دیگر نوابشاہ سے جو پلیٹ فارم ہے ادھر پہ بھی کارکنان بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت نوابشاہ پلیٹ فارم میں جو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ان کے پارٹی پرچموں سے اس کو آویزہ کیا ہوا ہے اور پینافلیکس آویزہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہمارا رہبر ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور کارکنوں میں جوش و ولولہ پایا جا رہا ہے۔ جی اور اب بات کریں گے چھوٹے میاں کی۔ آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف پر آج بھی فرد جرم نہ لگ سکی۔ احتساب عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو آئندہ سماعت پر پھر طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف کے وکیل نے بار کونسل کی ہڑتال پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تو عدالت نے شہباز شریف کو روسٹرم پر بلا کر ریمارک دیے، ہم یہاں ریالٹی شو کے لیے نہیں آتے، کچھ وکلا کا رویہ انتہائی نامناسب اور ناقابل فہم ہے، ایسے میں وکلا کو تو کچھ نہیں ہونا لیکن ان کے موکل کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور رمضان شوگر ملز کیس احتساب عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آئندہ سماعت پر پھر طلب کر لیا۔ دوران سماعت شہباز شریف کے وکیل نے استدعا کی کہ وکلا کی ہڑتال کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، جج کیوں ہڑتال کرے، ہمیں تو ہڑتال کا کوئی نوٹس نہیں ملا، وکلا کی تلخ کلامی کی وجہ سے کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ سماعت دوبارہ شروع ہونے پر احتساب عدالت کے جج نے شہباز شریف کو روسٹرم پر بلا لیا۔ جج نجم الحسن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم یہاں ریالٹی شو کے لیے نہیں آتے، کچھ وکلا کا رویہ انتہائی نامناسب ہے، وکلا کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن آپ کے موکل کا نقصان ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کی احتساب عدالت پیشی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، تمام راستوں کو کنٹینرز اور بیریئرز لگا کر بند کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا رہائی کے بعد جاتی عمرہ میں پہلا دن ہے۔ سینیٹر لیگی رہنما ڈاکٹر آصف کرمانی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری قائد سے ملاقات کے لیے جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ابراہیم لکی سے۔ ابراہیم بتائیے گا آج کون کون ملاقات کرے گا بڑے میاں صاحب سے؟ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف جاتی عمرہ میں اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس وقت ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر آصف کرمانی بھی موجود ہیں، جبکہ ڈاکٹر محمد عدنان خان جو کہ سابق وزیر اعظم کے ذاتی معالج ہیں وہ بھی کچھ ہی دیر پہلے اپنی میڈیکل ٹیم کے ساتھ جاتی عمرہ پہنچے ہیں، جہاں وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا طبی معائنہ کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر بھی ٹیسٹ کریں گے۔ آج چونکہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی رہائی کا پہلا دن ہے تو آج وہ مجموعی طور پر اپنا وقت فیملی کے جو ہے نا افراد کے ساتھ گزاریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ 1:30 سے 2 بجے کے درمیان جاتی عمرہ آئیں گے اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال کے علاوہ مجموعی طور پر جو ان کی گفتگو کا مرکز ہوگا وہ ان کی صحت کے حوالے سے لائے عمل اختیار کرنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق 6 ہفتوں میں میاں محمد نواز شریف نے اپنا علاج معالجہ کر کے کرا کر جو ہے نا عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ لہٰذا آج جو مجموعی طور پر جو ڈسکشن ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے نا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عدنان خان پاکستان میں موجود علاج معالجے کے حوالے سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں صحت کے حوالے سے عمل بنایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم لکی آپ کا۔
वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुतालिक केसेस में हुकूमत ने कोई मुदाखलत नहीं की। नैब कानून के हवाले से तरामीम जल्द हुकूमत के सामने लाएगी। जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट के पास होना चाहिए। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि फौजी अदालतों से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन जमातों से राबिते में हैं। कुछ जमातें फौजी अदालतों की हिमायत कर रही हैं, कुछ जमातों के अपने मसाइल हैं। 18वीं तरमीम से मुतालिक काबीना इजलास में कभी बात नहीं हुई। आइन में तरमीम की ज़रूरत और वक्त के मुताबिक की जाती है। वज़ीर आज़म का ये कहना कि कभी 18वीं तरमीम और बैक करने नहीं दी। फौजी अदालतों से मुतालिक शाह महमूद अपोजिशन जमातों से राबिते में हैं। कोर्ट की तो डेडलाइन तो ख़त्म जनवरी में हो चुकी है और शाह महमूद कुरैशी साहब इसमें अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह देखिए थोड़ा सा कहना कब्ल अज़ वक्त है। सर जो अपोजिशन है, सर क्या रिस्पांस है मिलिट्री कोर्ट के ऊपर? मिक्स्ड रिस्पांस है। जहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ साहब का है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और अगेन क्योंकि ये तमाम जो जुरिस्डिक्शन है, एम्बेट है, नैब लॉज हैं या उसके समझिए कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के लॉज के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो हुकूमत नैब में तो बिल्कुल इंटरफेयर करती नहीं है किसी तरह भी, चाहे वो JIT हो, जरदारी साहब वाली या मियां साहब वाले केसेस हो, ये तो पहले के बने। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों से भारत को पुलवामा वाक़े पर आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान 19 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन माजी की हुकूमतों की नहली की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपना बयानिया मौसर तौर पर नहीं फैला सका। इस्लामाबाद में मीडिया वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर इत्तलात ने मीडिया में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। पाकिस्तान का आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान में ये जो सारा टेररिज्म शुरू हुआ या सारा ये जो एक्सट्रीमिज्म शुरू हुआ, इसको पूरी वेस्ट की सपोर्ट हासिल थी। मदारस में भी जो कोर्स पढ़ाए गए वो तो नेब्रास्का यूनिवर्सिटी अमेरिका से बन करके आए थे। हमारा आइडिया, हमारा केस बहुत मजबूत था। हमारी प्रेजेंटेशन इस कदर बुरी रही उस मामले की कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ हमें लिंक कर दिया टेररिज्म के साथ, बल्कि कश्मीर जैसी लिस्टिमेट आज़ादी की स्ट्रगल को भी मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ दिया। पुलवामा वो पहला आई वुड से टेस्ट था जहां पर हमने इंडिया को आउट क्लास किया कि हमारी जो गवर्नमेंट का और फिर ISPR का हमारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और हमने इसमें जो इंडिया को पहली बार आलमी रायमा में तन्हा होना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर हमारा अमन के लिए खड़ा था। नरेंद्र मोदी एक बहुत कमजोर आइडिया को बेचने की कोशिश कर रहे थे। पूरी दुनिया में अब ये बात मानी जा रही है कि जो पुलवामा इंसिडेंट था उसको जानबूझकर हवा दी गई बीजेपी को इलेक्शन जितवाने के लिए, और मोदी साहब ने अपने इलेक्शन के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाया। भारत पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत और कश्मीर में बर्बरियत का नोटिस ले मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ करमानी ने मोदी को एक जुनूनी शख्स करार दे दिया। कहते हैं भारतीय वजीर आजम दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान पुरान मुल्क है। वजीर आजम इमरान खान ने अमन की बात की है। शुक्र है जी। एक तो नवाज शरीफ साहब की कल सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत ली है और शहबाज शरीफ साहब का भी नाम जो है वो ECL से हटाने का हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, जिस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सच की फतह हुई है और वो लोग जो इस बीमारी पर हुकूमती लोग जो सियासत कर रहे थे उनको अब कम से कम थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़मानत दी है नवाज शरीफ साहब को वो तिब्बी बुनियादों पर दी है, और जिसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो वाकई ही ख़राब है, उनकी तबीयत, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रियलाइज़ किया है। मियाँ साहब अपने जो मुआलिजीन हैं उनसे मुशावरत करेंगे और जो फिर उनके मुआलिज उनको मशवरा देंगे उसकी रोशनी में फिर आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फोन कंपनीज के इजाफी टैक्सेस से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुज़िश्ता 1 साल में वसूल किए गए टैक्स की तफसीलात तलब कर ली हैं।
टैक्स मुअत्तल करने का फैसला 3 रुकनी बेंच ने दिया। मुनासिब होगा ये केस 3 रुकनी बेंच सुने। जस्टिस काजी फाइजीसा ने 3 रुकनी बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट का बुनियादी काम क्या है? क्या पार्लियामेंट का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठे करना है? मुल्क चलाने के लिए रकम की जरूरत होती है। जस्टिस राजुल हसन ने कहा कि रेडी वाला, नान वाला, प्लम्बर और नाई मोबाइल टैक्स क्यों कर दे? हुकूमत कैसे ये तय करेगी कि कौन टैक्स अदा करेगा, कौन नहीं? मजीद भी आपको इस हवाले से डिटेल्स देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फोन कंपनीज के इजाफी टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और अदालत से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं कोर्ट राउंड अप पर। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की न्याय पेशी के मौके पर तसादुम का मामला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुस्तफा नवाज खोकर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मुस्तफा नवाज खोकर की जमानत मंजूर की। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में इस्तगासे के गवाह अदील का बयान मुकम्मल कर लिया गया। मजीद 2 गवाहों को बयान कलमबंद करने के लिए 3 अप्रैल को तलब किया गया। एहतसाब अदालत कराची में महकमा इत्तलात में 5.6 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। जज की रुख्सत के बायस समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में रिहायशी इमारतों में कारोबार करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में अहकामात के बावजूद पेश न होने पर अदालत PGKDA, एडमिनिस्ट्रेटर KMC और प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाइन्स एरिया पर बरहम हो गई। मुतालिका अफसरान को 29 अप्रैल को फिर तलब कर लिया गया। वेलकम बैक। पाकिस्तान कस्टम्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने जिन्ना टर्मिनल कराची पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज के शौकत अली नामी लोडर को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार लोडर से 29,000 दिरहम, 7,874 अमेरिकन डॉलर, 27,500 सऊदी रियाल बरामद कर लिए गए। शौकत अली ने मज़कूरा रकम एक मुसाफिर को देनी थी, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नाज़िमाबाद में कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक एक मुल्जिम को कराची से दमाम बजरिया फ्लाइट नंबर GF0753 से जाते हुए गिरफ्तार किया गया। नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी से एक मुल्जिम जानू को गिरफ्तार करके 22 किलो 800 ग्राम हशीश बरामद कर ली गई। और यहाँ आपको बताएं कि शहर कायद अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर नौमी रोज भी तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज है। इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया है, नारेबाजी की गई है। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया कि तनख्वाहें जल्द से जल्द अदा की जाएं। इसी हवाले से देखते हैं आसिम अशरफ की रिपोर्ट।
कराची अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों का एहतजाज 90 रोज में दाखिल। अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स ने ओपीडीज का बायकॉट किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है इंतजामिया ने तनख्वाह देने के बजाय अस्पताल से निकालने की धमकी दी है। हाउस ऑफिसर को विदाउट सैलरी काम करते हुए 4 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो हमारे 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है, विदाउट एनी पे काम कर रहे हैं। वो 4 माह से हम यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत सब्र से और बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। अब तक ये अस्पताल 4 माह से हम ही लोग चला रहे थे, लेकिन हमें यहाँ इस हालात पर आने पर मजबूर किया गया है। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी ने मजीद कहा इंतजामिया की धमकियों से एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, तनख्वाहों की अदायगी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज़, कराची। लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम अपने मुतालबात के हक में एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी है। असातिज़ा का कहना है कि तरक्की के मामला तो तनख्वाहों की कटौती का मामला हल होने तक हमारा धरना जारी रहेगा। तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब। बिल्कुल, पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से 19 मार्च को जो है सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया था और उसके बाद वहाँ पे मुतालबात ना मानने पर कहा गया था कि 26 मार्च को पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा। और आज दूसरा रोज़ है यहाँ पे पंजाब असम्बली के बाहर प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का यहाँ पे धरना जो दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो ख़वातीन प्रोफेसर्स मेरे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कब तक ये मुतालबात ऐसे ही रहे, आपके नहीं माने जाते तो कब तक ये धरना ऐसे जारी रहेगा? जब तक ये हमारे मुतालबात एक्सेप्ट नहीं कर लिए जाते धरना जारी रहेगा, अदरवाइज भूख हड़ताल भी स्टार्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, जब तक नहीं माना जाएगा तब तक धरना नहीं माना जाएगा तो भूख हड़ताल भी स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे आप बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके और क्या मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई आपके पास आया है? यहाँ कोई मुज़ाकरात के लिए हमारे पास नहीं आया। हमारा सबसे बेसिक हमारा जो राइट है वो है कि हमें ड्यू प्रमोशंस को जारी किया जाए। ड्यू प्रमोशंस 1.5 साल से 2 साल से रुकी हुई हैं और इससे ज़्यादा अरसे से रुकी हुई हैं। इनको चाहिए कि हमें हमारी पे प्रोटेक्शन भी करें, हमारी सर्विस प्रोटेक्शन दें हमें, और जो हमारी प्रमोशंस ड्यू हैं उसको प्लीज़ जारी करें। हुकूमत में असातिज़ा जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं और इस वक्त उनका यही कहना है कि पीटीआई की हुकूमत जो थी उसी ने धरने का जो निज़ाम था शुरू किया था और उसको देख के ही आज यहाँ पे धरना दिया गया है। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी के दावों के बावजूद पेशावर में कई सरकारी स्कूल गैर फाल हैं। सोहेलाबाद के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत 2 साल पहले मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक असातिज़ा और अमला तैनात नहीं हो सका, जिसके बायस इलाके की तालबात दूर दराज के इलाकों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे जमील खान इस वक्त स्कूल में मौजूद है। जमील, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी के दावों के बावजूद पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो स्कूल्स है तो उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाका जब्बा सोहेलाबाद में वाक़या गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में। तकरीबन 2 साल हुए कि इसकी इमारत तामीर हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे असातिज़ा और दीगर जो अमला है तो इसकी तैनाती ना हो सकी। यहाँ जो मुकामी लोग हैं तो उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात है बच्चियों को और स्कूल कब यहाँ पे जो है इसकी इमारत तामीर हुई है। सर, ये तो 2 साल हुए हैं इनकी तामीर हुई है, तो हमारे बच्चियों को जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बहुत दिक्कत होती है और बहुत दूर दराज इलाकों को जाती है। तो अक्सर कब्रिस्तान भी यहाँ पे है और इस तरह बहुत हालात इस तरह हो सकते हैं ना कि उनको मुश्किलात पेश आती है। तो बराए मेहरबानी इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश कीजिए ये स्कूल को ओपन कर दीजिए। इसलिए लोग मुतालबा करते हैं कि ये स्कूल फौरी तौर पर यहाँ पे असातिज़ा और दीगर अमला की तैनाती कीजिए ताकि जो बच्चियों की मुश्किलात है तो वो दूर हो सके। जी, लाहौर में इंसानियत सोज वाक़या कहना में शौहर ने बीवी के बाल काट दिए और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर शौहर और उसके मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून का कहना है कि शौहर दोस्तों के सामने रक्स पर मजबूर करता था। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, लाहौर में जहां पर अभी कहना में शौहर ने बीवी पर तशद्दुद किया, उसके बाल काट दिए हैं और बीवी का ये कहना है कि वो उसको दोस्तों के सामने रक्स करने पर मजबूर करता था। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम से कि ये क्या माजरा है। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना का इलाका है जहाँ पर की रहायशी असमाबीर पर तशद्दुद का इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। इसके शौहर की जानिब से इसके बाल काट दिए गए और उसको पूरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून ने काना थाने में
अपने शोहर अफजल और इसके मुलाजिम राशिद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और मुकदमे में उन्होंने लिखा है कि शोहर ने मुलाजिम के साथ मिलकर पाइपों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया और दोस्तों के सामने डांस करने के हवाले से कहता रहा और डांस ना करने की सजा उसने पाइपों से मार मार कर सजा दी और इस हवाले से उसके बाल भी काट दिए गए। और मज़ीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे। इस हवाले से अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए।